नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके साथ। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, पूरा देश डिजिटल इंडिया के दावे सुन सुनकर थक चुका है, लेकिन जैसे ही बात वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन की आती है तो पूरा सिस्टम अचानक स्लो मोशन में चला जाता है। सवाल यह है कि जब 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ वोटर्स के डेटा को संभालने वाला SIR पोर्टल बिना रुके, बिना अटके, बिना किसी शिकायत के चल रहा है, तो फिर सिर्फ 8,000 वक्फ प्रॉपर्टीज का डेटा संभालने वाला उम्मीद पोर्टल लगातार 6 दिनों से क्यों ठप पड़ा है? यही वो पॉइंट है, यही वो बिंदु है जिसमें लखनऊ के शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब बात को साफ साफ कहने पर मजबूर कर दिया कि यह समस्या तकनीकी नहीं लगती बल्कि किसी सुनियोजित देरी की तरफ इशारा करती है। देश में नया वक्फ एक्ट लागू होने के बाद साफ आदेश है कि हर मुतवल्ली या ट्रस्टी को 6 दिसंबर तक अपनी वक्फ संपत्ति का पूरा ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, कानून ये कहता है कि अगर कोई 5 दिसंबर तक जानकारी जमा नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ 6 महीने की जेल तक की कार्रवाई हो सकती है। ये प्रावधान है। अब आप सोचिए, एक तरफ कड़े कानून, दूसरी तरफ डेडलाइन सिर पर और बीच में पोर्टल जो लगातार डाउन है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर किसी बड़ी प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा? देश भर में 80% से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज अभी तक रजिस्टर नहीं हो पाई है। मुतवल्लियों ने खुलकर बताया है कि पोर्टल घंटों लोडिंग पर अटका रहता है, OTP नहीं आता, फाइलें अपलोड नहीं होती और कई बार तो दर्ज किया गया डेटा खुद ब खुद गायब हो जाता है। ये समस्या है, ये सब तब हो रहा है जब दूसरे सरकारी पोर्टल्स दिन रात बिना किसी बड़ी समस्या के चलते रहते हैं। अगर पूरा बैंकिंग नेटवर्क, आधार, पासपोर्ट सेवा, आयकर पोर्टल और चुनाव आयोग के डेटा सर्वर्स एक साथ चलते हैं तो आखिर उम्मीद पोर्टल ही क्यों कोमा में चला गया है? वो इतना स्लो क्यों पड़ गया है? वहां पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? और अगर देरी होगी तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये अहम सवाल हो जाता है। होता है कि नहीं? क्योंकि सरकार ने तो एक डेडलाइन जारी कर दी है, लेकिन जो समस्या आम लोगों को आती है, जो उम्मीद पोर्टल का सहारा लेना चाहते हैं, वो क्या करें? आज इसी सच्चाई को आपके सामने देश लाइव रखने जा रहा है दोस्तों। तो समस्या तो मैंने आपको बताई कि किस तरह से उम्मीद पोर्टल पर जब एक व्यक्ति सहारा लेने की कोशिश करता है, उसका रुख करता है, तो किस तरह की समस्या होती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर है कि अगर पूरा एक सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क जिसमें मैंने बात करी, आयकर पोर्टल, चुनाव आयोग, डेटा सर्वर्स एक साथ यहाँ पर चलते हैं, वहां इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां इस तरह की कोई काम जो है वो स्लो नहीं होता, लेकिन उम्मीद पोर्टल पर ये सब क्यों हो रहा है? ऐसे में इसी सिलसिले में मौलाना कल्बे जब्बात का कहना है कि ये वही पैटर्न है जो तब दिखता है जब किसी खास प्रक्रिया को समय पर पूरा ना होने देना हो। उनकी नजर में बहुत साफ है, अगर प्रॉपर्टीज समय पर रजिस्टर नहीं होंगी तो सरकार के पास कार्रवाई का आधार, जो बेस है, वो तैयार हो जाएगा। और यही वो स्ट्रैटेजी है। और ये कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति, एक ट्रस्टी पर नहीं बल्कि हजारों वक्फ प्रॉपर्टीज पर लागू हो सकती है दोस्तों। तो समझ रहे हैं आप खामियाजा क्यों मैंने बोला? यही वो सवाल और गहरा हो जाता है। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रशासनिक रूप से कमजोर करने या उनके कंट्रोल को बदलने की कोई लंबी रणनीति चल रही है? पिछले कुछ महीनों में आप देखिए, पिछले कुछ महीनों में वक्फ एक्ट में बदलाव की जो चर्चाएं हैं वो वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती और अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता, और ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे लेकर समुदाय में चिंता होना स्वाभाविक है। तकनीकी गड़बड़ी 1 दिन 2 दिन चल सकती है, इसको समझा जा सकता है, लेकिन 6 दिन तक लगातार किसी राष्ट्रीय पोर्टल का ठप पड़े रहना तकनीक की विफलता से ज्यादा सिस्टम की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। जब कानून में जेल का डर हो और पोर्टल का दरवाजा बंद हो जाए तो ये स्थिति किसी भी मुतवल्ली को अपराधी की भूमिका में धकेल सकती है, भले उसकी कोई गलती हो
या ना हो। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही है जो वीडियो के अंत में दर्शकों के मन पे असर भी छोड़ता है। क्या ये महज डिजिटल फेलियर है या फिर एक साइलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वॉरफेयर? क्या वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन में देरी सिर्फ तकनीकी इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ऐसी चुपचाप चल रही रणनीति जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया, जो आगे चलकर बड़े फैसलों की वजह बनेगी? जब पूरा भारत ऑनलाइन चल रहा है तब 8,000 प्रॉपर्टीज का एक साधारण पोर्टल 6 दिन तक बंद रहता है, और ये बंद रहना किसी भी तरह से सामान्य नहीं कहा जा सकता। और आने वाले हफ्तों में और महीनों में असली जो तस्वीर है वो और साफ होगी। लेकिन इतना साफ है दोस्तों, इतना साफ है कि ये मुद्दा सिर्फ एक पोर्टल का तो नहीं हो सकता, बल्कि वक्फ प्रॉपर्टीज के भविष्य, उन पर प्रशासनिक नियंत्रण के बदलते स्वरूप का कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है। ये पूरी सच्चाई आपके सामने इस चर्चा के माध्यम से रखने की कोशिश की है। तो जाहिर तौर पर जो चर्चा की शुरुआत में वो तमाम बड़े सवाल थे, इस चर्चा को सुनने के बाद आपको उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं मिल गया होगा। लेकिन इस चर्चा को सुनने के बाद जाहिर तौर पर आपके मन में कई प्रश्न चिन्ह होंगे जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है। इसलिए दोस्तों कहती हूं मैं हमेशा हर वीडियो के अंत में कि जनता जागिए, आवाज उठाइए, सवाल पूछिए। और दोस्तों इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का करना चाहूंगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप जब कमेंट करते हैं तो उससे पता चलता है कि आप इस चर्चा को सुनते हैं, बहुत गंभीरता से लेते भी हैं, और जो आपका नजरिया है हम उसे वहां तक पहुंचाने की, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो देश हित और हमारी जनता, हमारे हित के लिए कहीं ना कहीं बेहतर हो। तो इसलिए दोस्तों इस चर्चा को सुनने के बाद भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी भागीदारी जरूर निभाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक ऐसे ही सच के संवाद को लेकर। तब तक के लिए अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। मैं फिर इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।